वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें जो जीएस के विभिन्न टॉपिक्स हैं जो फ्रूटफुल हैं इन कंसर्न विथ डिफरेंट एग्जामिनेशन, उसको डील करने वाले हैं। चूँकि ये एक्सपेरिमेंट बेसिस है, इसमें देखना पड़ेगा कि आपका क्या रिस्पॉन्स आता है, उस पर आगे भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पर डील करने वाले हैं और फिर उसको कोरिलेट करके आपको दिखलाएंगे जो बिहार एसआई हुए हैं या फिर बीपीएससी हुए हैं या फिर बीएसएससी के, उससे इसके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछने जाने की संभावना काफ़ी बड़ी रहती है। तो चलिए इसको बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को आज यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसके बारे में आप लोगों ने कई बार कई डिफरेंट माध्यम से पढ़ा होगा, क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया होगा, लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक्स चीज़ जानते हैं। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था की जब भी हम लोग बात करते हैं तो राज्य व्यवस्था के तत्व क्या हैं, आखिर किन पैरामीटर्स के बाद कोई भी देश में हम बोल सकते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर मतलब कि ज्योग्राफी में बोल सकते हैं कि वहाँ पर राज्य व्यवस्था है। सही सी बात है, क्योंकि कहीं पर राज्य व्यवस्था है, कहीं पे आपको राजशाही है। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो यहाँ पर राज्य व्यवस्था है। तो राज्य व्यवस्था के तत्व क्या हैं? तो सबसे पहली बात है कि किसी भी राज्य व्यवस्था के 4 अनिवार्य तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमको किसी भी चीज़ को कसौटी पे कसना होगा ना, तब तो हमको पता चलेगा कि वास्तव में वहीं पे है। मान लीजिए कि हम कुछ बोल देते हैं या फिर कहीं पर कुछ बोल दिया था, जानकारी गलत भी तो हो सकती है। आपका जो नॉलेज है, यदि आप एक मतलब समझदार व्यक्ति हैं या ज्ञानी व्यक्ति हैं, विद्यार्जन कर रहे हैं, तो आपको अपने नॉलेज पर उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वास्तव में जो चीज़ें वहाँ बताई गई हैं वो सही है गलत है। तो बताया जाता है कि भारत में राज्य व्यवस्था है, ठीक है, मतलब कि राजतंत्र है, राज्य व्यवस्था है, यहाँ पे पॉलिटी है। तो ये इसके 4 अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? पहला है भूभाग। तो आप देखिए, क्या भारत में भूभाग है? बिल्कुल भूभाग है। आपको वहाँ पे कन्याकुमारी से लेकर के, कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु केरल तक पूरा फैला हुआ है, तो भूभाग तो है। तो पहला कंसेप्ट वहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि हाँ, यहाँ पे भूभाग है, ठीक है। प्रॉपर मतलब कि जो भी लैंड है, उसके बाद आपका वाटर है, सब कुछ है। तो यहाँ पे भूभाग तो निश्चित रूप से भू का भाग है। जनसंख्या है, बिल्कुल जनसंख्या तो यहाँ पे है ही, ये भी आपको पता है। और जनसंख्या के मामले में तो काफ़ी बीट कर रहा है। अब जो कोरोना के कारण हमारा नया जनसंख्या जनगणना नहीं हो पाए, नहीं तो भी पता चलता कि हम लोग कहाँ पर पहुँच जाते। खैर, इसके बारे में हम लोग को पता चल रहा है और बहुत जल्द हम लोग एक डाटा यही शो कर रहा है कि 2027 तक हम लोग चीन को भी पछाड़ देंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट वाली बात है। लेकिन अचीवमेंट के से ज़्यादा क्या दिक्कत है देखने की बात है कि संसाधन कितनी कमी हो जाती है ज़्यादा जनसंख्या के कारण। और दूसरा, सरकार तो बिल्कुल है ही सरकार। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम लोग पूरे पॉलिटी को पढ़ते हैं तो सरकार पर ही करते हैं, सरकार के विभिन्न तंत्रों पर ही बात करते हैं और यहीं से क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है ना। अब सरकार के अंतर्गत आपको सब कुछ आ जाएंगे। तो सरकार तो यहाँ पर है, केंद्र लेवल पर है, राज्य लेवल पर है और ग्रामीण लेवल पर भी है। तो सरकारें तो हैं, ठीक है ना। और सरकार के कई स्वरूप हैं, तो सरकार भी है। और संप्रभुता, जब आप संप्रभुता की बात कीजिएगा तो भारतीय संविधान के अनुसार जो भी धाराएं हैं वो बतलाती हैं कि भारत एक संप्रभुत्व देश है, ठीक है ना। इस पर किसी भी बाकी देश का या मतलब कि विदेशी चीज़ों का यहाँ पे कोई भी मतलब उसके अनुसार ये अपने नीतियों को नहीं बदलेगा। ये एक फैक्ट है, ठीक है। लेकिन फिर जब इसके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आप पढ़िएगा तो जो भारत संधि से जुड़े होते हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि से जुड़े होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आज के डेट में कोई भी देश अपने आप को संप्रभुत्व नहीं बोल सकता है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट मतलब कि जो संवैधानिक है, जो लिखित है, भारत एक संप्रभुत्व देश है। अभी आपने देखा होगा कि इजराइल के मुद्दे पर यूएन में भारत का जो मतलब कि स्टैंड था वो क्या था कि ना तो प्रो फिलिस्तीन ना तो प्रो इजराइल, मतलब कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं समझ रहा है कि उसके साथ बहुत सारे देश को साथ, यदि किसी को नाराज़ करेंगे तो दूसरा मतलब कि नाराज़ हो जाएगा। या फिर आपका यूएन का संधि है या फिर डब्ल्यूटीओ का संधि है, कहीं ना कहीं हर एक देश आज के कंटेक्स्ट में संप्रभुत्व नहीं है। फिर भी लॉजिकल हम बात करेंगे तो संप्रभुता यहाँ पे आती है। तो इन चारों कसौटियों को कसने के बाद एक बात तो तय हो गया कि भारत में क्या है, आपको पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, और ये चारों कसौटी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बीपीएससी के कंटेक्स्ट में भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्य के 4 अनिवार्य तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार और संप्रभुता है। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से राज्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं या कौन कौन से नहीं हैं, भूभाग दे दिया, जनसंख्या दे दिया, सरकार दे दिया, संप्रभुता दे दिया, तो ऑल करना है, या फिर इसी में से कोई एक दिया बाकी नहीं दिया तो उसको मार के आपको निकलना है। तो भारत में राज्य व्यवस्था है, ये कन्फर्म हो गया। अब उसके बाद जब आते हैं हम लोग तो मुख्य रूप से आते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था तो समझ हो गया था, भारतीय राज्य व्यवस्था का डिटेलिंग क्या है भैया, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल तो हमको यहीं से बनेंगे।
तो भारत में लोकतंत्र है, ये तो कन्फर्म है, और हम लोग काफ़ी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र में कई सारी कमियाँ हैं। लोकतंत्र हमेशा बोलता है कि रूल बाय मतलब कि जो भी होता है रूल और रेगुलेशन वो जनता के लिए होता है, आम जन के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है ना कि आपको पता है कि भारत में अशिक्षा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अशिक्षा है और गरीबी है। इसके कारण वास्तव में जनता शासक ना होकर एक समय के बाद ये हो गया कि यहाँ पे कुछ गुट, मतलब कि गुट का मतलब यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों से है, गुटतंत्र या अल्पतंत्र। अल्पतंत्र मतलब कुछ मामूली लोगों के पास ही सत्ता का पूरा बागडोर हो जाता है। वो अपने आप को एक तरह से यहाँ पे राजा की तरह बिहेव करते हैं। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। और जो रियल सिचुएशन जो आपको बताया गया है, एक होता है थ्योरेटिकल में तो ये बता दिया कि लोकतंत्र है भाई, जनता का शासन है, ठीक है, लेकिन 5 साल तक जो चीज़ें होती है आपको पता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अशिक्षा के कारण, भीड़तंत्र के कारण और इससे बहुत सारी चीज़ें कमियां हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है कि गुटतंत्र या अल्पतंत्र रहकर ये सिमट जाता है भारत में, ठीक है। तो लोकतंत्र है लेकिन यहाँ पे कुछ कमियां हैं, उसको भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। संविधानवाद है, संघवाद है, यहाँ पे हमने संविधान को प्रमुखता दिया है। संविधान से ही सब कुछ शासन चलित होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर आपको सरकारें हों या फिर जो भी व्यवस्था हो, संविधान में जो भी नियम है, कानून है, उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये संविधानवाद है यहाँ पे, ठीक है। तो भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था का यही आपका 2 प्रमुख है, मतलब कि उसका तंत्र है या टूल्स है कि यहाँ पे लोकतंत्र है, ऑल्दो यहाँ पे गुटतंत्र या अल्पतंत्र का दायरे में सिमट जाता है, और संविधानवाद है, और संविधान से ही सब कुछ चल रहा है, जिसको आप कानून अमूमन बोलते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस संविधानवाद में, सुप्रीम कोर्ट होता है जो भी होता है, जब भी उसको लगता है कि कहीं पर भी लॉ का मतलब कि अतिक्रमण हो रहा है, नियमों का अतिक्रमण हो रहा है, तो वहाँ पे इंटरवीन करती है। और अभी सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा कि जितनी भी राज्य के हाई कोर्टें हैं या फिर आपको सुप्रीम कोर्ट हैं, कोरोना के मुद्दे पर बिल्कुल सब एक तरह से एक मॉनिटरिंग का काम कर रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति से लेकर के हर एक चीज़ में बिल्कुल एकदम फोकस्ड है कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, और बाकी हियरिंग नहीं कर रही है। ये बस एक उदाहरण है। अब उन्होंने कहा कि भैया आप गंगा में इतना सब क्यों बहा रहा है, इसके लिए आप केंद्र सरकार जिम्मेवार है, साथ ही साथ राज्य जिम्मेवार है। आप नहीं बहा सकते हैं, क्योंकि गंगा में आप सब बहाते हैं तो वो ना सिर्फ प्रकृति नियमों का मतलब कि उल्लंघन होता है, बल्कि अंतिम संस्कार पाना हर एक मानव का मतलब कि अधिकार भी है। इस तरह का आप स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसको जाकर देखिए। तो जब सरकारें फेल हो जाती है, अब सरकारें फेल हो रही है, कुव्यवस्था के कारण फेल हो रही है, या कहीं पर जाकर उनके पास इतना क्षमता नहीं है, तो ऐसे नियमों का परिवहन करने के लिए, ऐसे नियमों को इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट आगे आती है। तो ये सब तो हो गया, थोड़ा सा चीज़ था भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। अब है संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन आपको जब करना है, तो इसका वर्णन आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा? उद्देशिका में मिलेगा, प्रस्तावना जिसको प्रेम्बल बोलते हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आपको प्रस्तावना, जितने भी कैंडिडेट हैं उनको कंठस्थ याद होना ही चाहिए। अभी अपन लोग देखते हैं कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको मॉर्निंग असेंबली में प्रस्तावना को पढ़ाया जाता है और उन लोग को याद होता है। हद कब हो जाती है कि जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र थे उनको याद नहीं होता है। आप लोगों ने भी स्कूल में जरूर याद किया होगा, लेकिन अभी भूल जाते हैं, उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। और आप एक बात जानिएगा कि प्रस्तावना से हूबहू कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और अभी बन रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रस्तावना को आप याद करना बहुत जरूरी है। जब क्वेश्चन सेक्शन में चलेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ एक प्रस्तावना से आपको 4-5 क्वेश्चन बन जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो प्रस्तावना को आपको याद रखना होगा। प्रस्तावना क्या है कि संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वो वर्णन है, एक पैकेज है, किसी भी का प्रस्ताव है, वो पूरा का पूरा उसका डिटेलिंग कर देता है। जब उस पे आना है तो उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा आपको हम ट्रिक देते हैं। तो इतना तो भाई 1, 2, 3 हो गया, हमारा परिचय हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया और संविधान की प्रमुख विशेषता हमने जान लिया कि हाँ भारत में राज्य व्यवस्था है। इसके 4 टूल्स भी हमने जान लिया कि भारतीय राज्य व्यवस्था का मुख्य टूल्स क्या है, तो यह संविधानवाद है, लोकतंत्र, ये भी जान लिया। और उसकी प्रमुख विशेषताएं हमको कहाँ पर आ रहा है, तो प्रस्तावना में आ रहा है। जी हाँ, उसके प्रेम्बल में पूरा का पूरा आ रहा है। तो ये तो हो गया एक कंसेप्ट। लेकिन क्या ये अचानक से आ गया? बिल्कुल नहीं आया। हर एक इंसान का जब भी कोई मतलब कि होता है, प्रादुर्भाव होता है, तो उसका कुछ हिस्ट्री होता है, उसके जन्म से लेकर के तब तक के लिए सफलता अचानक थोड़ी मिलती है। तो भारत अचानक से थोड़ी प्रस्तावना बना लिया होगा, अचानक से थोड़ी लोकतंत्र यहाँ पे आ गया होगा और इसके जो भी मतलब कि टूल्स हैं वो सर के सब थोड़ी फुलफिल हो गए होंगे। उसके पीछे भी क्या हिस्ट्री होगा और उस हिस्ट्री को बिना जाने हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उस हिस्ट्री को जानने की हम लोग की अब अगले जो है प्रोसेस है वही है। तो देखिए, इसका जो गठन किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था, तो इस गठन का विचार सर्वप्रथम एम एन रॉय में आया था। और एम एन रॉय कौन थे? तो एक वामपंथी नेता थे। 1934 में सर्वप्रथम इन पर आया था। और फिर आप लोग जानेंगे कि इस संविधान सभा का जो प्रस्ताव है
13 दिसंबर 1946 को जेल नेहरू द्वारा पेश किया गया था और उसको 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। और इस दोनों से भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग जानते हैं कि ये डेट से। इतना तो हो गया भैया एक झलक कि भैया ये झलक हमने दिखा दिया जो ट्रेलर होता है, लेकिन पूरी फिल्म जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फिल्म के शुरुआती हिस्से से हम लोग शुरुआत करेंगे कि भारतीय संविधान का इतिहास क्या है। थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास जानते हैं, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे की और हम लोग रुख करेंगे। भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेना चाहेंगे तो अचानक से तो यहाँ पे ऐसा नहीं पहुँचा था। आपको पता है कि यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था और शासन काफ़ी क्रूर था, काफ़ी ब्रूटल था, और उससे आज़ादी पाने के लिए कितने संघर्ष हुए। अब वो आज़ादी का संघर्ष आपको हिस्ट्री के सेक्शन में पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो हम सीधे बात करते हैं, संविधान के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो दो महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी थी। पहला था आपको 1757 पलासी युद्ध और 1764 बक्सर युद्ध। ये जो युद्ध थी ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। जी हाँ, 1757 के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे कैप्चर हुआ, और जब 1764 आता है, बक्सर का युद्ध होता है, तब तो पूरी तरह से यहाँ पे भारत पे अंग्रेज़ों का एक तरह से आधिपत्य जमा हो जाता है। आपको पता है कि उस समय 1764 के युद्ध में जो उत्तर मुगल कालीन शासन था काफ़ी कमज़ोर था, और वहाँ पे 3 राजा एक साथ लड़े हुए थे, तो सबको मतलब कि परास्त कर दिया गया था। और उसके बाद चीज़ें बिल्कुल बदल गई जब अंग्रेज़ यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिए 1764 बक्सर युद्ध के बाद। तब उनको एहसास हुआ कि हम तो शासन करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो नियम बनाना पड़ेगा। और फिर उस नियम को खोजने के चक्कर में, और उस समय पता होगा उस समय डायरेक्ट यहाँ पे ब्रिटिश संसद का यहाँ पे नियंत्रण नहीं था, उस वक्त कंपनी का नियंत्रण था यहाँ पे। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी तो उसका नियंत्रण था, और हाँ सपोर्ट बिल्कुल इट वॉज सपोर्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन नियंत्रण किसका था। अच्छा, उसमें से भी एक बात और कहा जाता था उस वक्त तक कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है वहाँ पर कभी भी सूरज अंत नहीं होता है। मतलब 104-5 देशों में उसका शासन था, तो समझ लीजिए बिल्कुल मतलब पूरब से लेकर पश्चिम तक उसका शासन इतना बड़ा था कि वास्तव में उसमें कभी भी सूरज का अंत नहीं होता है, मतलब कि अस्त नहीं होता है, ठीक है ना, इस तरह का नौबत था। लेकिन वर्तमान में ये स्थिति है कि अभी भारत की अर्थव्यवस्था लगभग ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के आसपास पहुँच चुकी है, उसको पछाड़ने की नौबत में आ चुकी है, और बहुत ही बड़े पैमाने पर भारत ब्रिटिश में इंग्लैंड में निवेश करता है। हालाँकि अब इंग्लैंड तो यूरोपीय यूनियन का सदस्य भी नहीं है, तो खैर ये तो चीज़ें कुछ हैं फैक्ट। तो जब 1764 में बक्सर युद्ध के बाद यहाँ पे अंग्रेज़ों का कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हो गया, तो उन्होंने रेगुलेशन चलाने के लिए कुछ नियम और कायदा कानून बनाया, और पहली बार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया। जी हाँ, जिसको व्यवस्थित तौर पे आप कह सकते हैं। 64 के बाद धीरे धीरे अपने ढंग से कुछ चलाते रहे बंगाल उंगाल में, लेकिन प्रथम बार जो आधिकारिक रूप से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इस शब्द से ही लग रहा है कि आपको रेगुलेट करना है, उसके लिए कोई आप एक्ट ले आए, ठीक है ना, कोई कानून ले आए, ठीक है। रेगुलेट करने के लिए आपको टू रेगुलेट यू ब्रिंग अ सम एक्ट, तो उसी के अंतर्गत आपका 1773 का ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो इसमें क्या हुआ कि पूरे केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन क्या है ना कि आपका जो एक सेंट्रलाइज तंत्र होता है वहाँ से आपको प्रशासन किया जाता है। तो उस वक्त आपको बंगाल में जो बंगाल प्रेसिडेंसी था उसमें आपको बिहार भी था, उड़ीसा भी था, और उधर के जितने क्षेत्र थे मुख्य रूप से उस वक्त तक वहीं तक इसका सीमित था, ठीक है ना। तो एक नियम बनाया गया, एक केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, और फिर उसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत उस समय बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी। और आपको पता है कौन थे गवर्नर जनरल उस वक्त, तो वारेन हेस्टिंग थे। जी हाँ, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको बनाया गया था, ठीक है ना। अब वहाँ पर पड़ा कि आपको केंद्रीय प्रशासन की नींव पर गई, साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण पड़ा। अब किसका संसद, भारत का संसद तो नहीं था, भारत का संसद तो एग्जिस्टेंस में आया है भाई 1950 के बाद, क्योंकि जिस दिन से आपका रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना है उस दिन से बना है, 47 में तो आज़ादी मिली थी। तो संसद किसका नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण तो ईस्ट इंडिया कंपनी था, और संसदीय नियंत्रण आपका ब्रिटिश का, यानी कि ब्रिटेन का जो संसद था उसका नियंत्रण वहाँ पे आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। क्योंकि अधिकार पत्र तो वहाँ पे महारानी दी थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, भाई जाओ व्यापार करो पूरे मतलब विश्व के साथ, तो वहाँ पर आया था, इंडिया में भी व्यापार करने आया। और धीरे धीरे यहाँ के राजा जिस तरह से गुटबाजी में मतलब कि इन्वॉल्व थे, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, आपस में ही कमज़ोर थे, जाति प्रथा समाज प्रथा इतना कुरीति था कि वहाँ पे अंग्रेज समझे कि अच्छा इनको आपस में ही लड़ा दो, इनका कुछ स्वार्थ का लाभ दो, और फिर
आपस में करेंगे। और खैर उन्होंने किया भी, अभी भी उसका कुछ कुछ परिणाम दिखता भी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण, तो किसका? ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया, ठीक है। ये सब पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। ब्रिटिश संसद का यहाँ पे नियंत्रण हो गया था और केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ गई। सेंट्रलाइज्ड जो है आपका पूरा जो है सेंट्रलाइज सिस्टम का नींव पड़ा, जो कि जो भी था प्रशासन का काम था वो करता था, ठीक है ना। और इसका मुख्य रूप से उस वक्त तक था आपको यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था और प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों पर मान्यता मिल गई। उससे पहले तक नहीं था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, मतलब व्यापार करना या फिर अन्य काम जो कंपनी का होता है वही तक था। लेकिन अब 1773 के रेगुलेटिंग के बाद बता दिया कि नहीं भाई, आप प्रशासनिक कार्य भी कर सकते हो, उसको एक तरह से मान्यता मिल गया, ठीक है ना। नियंत्रण अभी भी यहाँ पे काम करने का किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था, लेकिन संसद का उस पर नियंत्रण हुआ और संसद ने बोल दिया आप यहाँ पे प्रशासनिक कार्य भी कर सकते हो। और इस एक्ट के तहत बनने वाली प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको पता था, वॉरेन हेस्टिंग था, यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है ना। ये सब आपको एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो टू द पॉइंट है उसको है। उसके बाद इसी के तहत एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और ये सवाल भी काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 1774 में आपको कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, ठीक है। वर्तमान की सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। और उस समय इसके कौन अध्यक्ष थे? तो सर एलिजा एम्पे थे, इसके मतलब कि प्रधान न्यायाधीश थे। चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट, ये 3 अन्य इसके सदस्य थे। तो कुल रूप से आप बोल सकते हैं कि 4 सदस्य, जिसमें कि एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और एक्ट पूछेगा कौन? तो एक्ट हो जाएगा आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना। तो काफ़ी यहाँ पे था। और इसमें एक और सवाल काफ़ी पूछा जाता है, उस समय अंग्रेज के जितने भी व्यापारी थे या नागरिक थे, उसको भारतीयों से उपहार लेने और व्यापार करने पर प्रतिबंध कर दिया। और ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक 1774 वाला और एक ये उपहार और व्यापार लेने वाला, ये दोनों काफ़ी संभावना रहती है कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत अंग्रेजों को भारतीयों से उपहार और व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर इसको देखेंगे हम लोग, आगे आकर खोला जाता है, लेकिन किस एक्ट में खोला जाता है उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उस वक्त 1773 वाले एक्ट के तहत ये जो है उपहार और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और उसी एक्ट के तहत आपको 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। और एक चीज़ और हुआ था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। फिर आगे चलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है, लेकिन इस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। एक ही के तहत आपको सारे के सारे कर दिए गए थे। इसमें क्या हुआ था कि नियंत्रण सशक्त कर दिया गया था। इसके तहत राजस्व, सैन्य और नागरिक, राजस्व मतलब कि जो भी आपको रेवेन्यू का काम होता है, उगाही का काम होता है वो होता है, सैन्य प्रशासन करना होता है, और नागरिक मामले, तीनों मामले पर किसका नियंत्रण हो गया है कि इसकी जानकारी देना कंपनी को अनिवार्य कर दिया गया था। किसको? तो फिर ब्रिटिश संसद को। यही था आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना प्रथम बार यहाँ पे की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तहत ही उस वक्त तीनों मामले, राजस्व के, सैन्य के और नागरिक के, इस तीनों मामले ईस्ट इंडिया कंपनी को इसकी जानकारी देना किसको अनिवार्य कर दिया गया था? तो ब्रिटिश संसद को देना अनिवार्य कर दिया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। बाद में आकर हम लोग देखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टूट जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हो जाता है, जिसमें कि कुछ मामले कंपनी के अधीन कर दिया जाता है और कुछ मामले सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन हो जाता है। लेकिन उस वक्त तक जितने मामले थे, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त एग्जिस्टेंस में थी, तो तीनों मामले आपको इसी के तहत था। तो ये भी एक तरह से महत्वपूर्ण एक्ट हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आप लोग को याद करना बेहद जरूरी है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इन पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इन पॉइंट्स को आप लोग को याद कर लीजिएगा। इसलिए मैंने इस पॉइंट्स को यहाँ पे बना भी दिया, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब क्या होता है ना कि आपको पता है कि कोई भी संविधान बनता है, अच्छा उसको हम बाद में देखेंगे। आपको पता होगा कि आपने किसी मोबाइल को यूज़ किया होगा, MI 1 आया, ठीक है ना, Redmi 1 आया, फिर Redmi 2 आया, फिर Redmi 3, 4, 10 आ गया। क्या होता है ना, आने का रीज़न क्या होता है? पहले तो आपको ले आया, लेकिन पहले वाले में जो कमियां होती है उसको दूसरे में दूर किया जाता है, दूसरे वाले में कमी होती है तीसरे में, तीसरे वाले को चौथे, 5 में, लगातार कमियों को दूर करने के प्रयास किया जाता है। तो एक्ट तो आ गया हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट उस समय अंग्रेज के द्वारा। अच्छा एक चीज़ और कहा जाता है, हालांकि ये मेरा वर्ड नहीं है, ये TFS का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि अंग्रेज जब भारत से गए तो 2 चीज़ भारत को देकर गए थे। पहला था रेलवे, जी हाँ, इस चीज़ को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और दूसरा UPSC का एग्जामिनेशन, जी हाँ। तो ये 2 व्यवस्था देकर गया था अंग्रेज भारतीयों को। तो कुछ लेकर भी गए, कुछ देकर भी गए, देकर बहुत कम गए, लेकर बहुत ज़्यादा गए। भारत बहुत समृद्ध देश था। तो वहाँ पे क्या था ना कि ये जितने भी एक्ट बने, यही एक्ट भारत में आपको पता चला कि भारतीय संविधान का जो अभी वर्तमान का स्वरूप है उसको दिशा और दशा दे रही है, जी हाँ। और अभी तो दंड संहिता जो बिल्कुल है वो तो मैकाले का समय का ही है, और अभी बार बार उस पर होती है कि भैया उस समय के जितने भी पुराने नियम कानून उसको बंद कीजिए, उसको सुधार कीजिए। तो अभी बिल्कुल भारत में जितने भी नियम कायदा कानून है उसमें अंग्रेजों
अंग्रेज़ों की छाप तो मिलती ही है, निश्चित रूप से मिलती है। अब कब तक मिलेगी ये देखने वाली बात है। तो निश्चित रूप से वहाँ पर कुछ ना कुछ तो चीज़ें थी, तो यही इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी और भारतीय के संविधान के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को समझने के दृष्टिकोण से भी। तो 1773 में जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए फिर से लाना पड़ा कब, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और ये 1781 में आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। और इसकी विशेषता क्या थी कि इसके तहत 1781 के तहत क्या कर दिया गया था कि अब बंगाल के शासन व्यवस्था को, बंगाल के जो भी शासक थे उसको बिहार और उड़ीसा के लिए भी नियम कानून बनाने का प्रावधान कर दिया गया था। बस इसकी प्रमुख विशेषता यहीं तक है, ठीक है ना। एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया 1781 का, और फिर उसके भी और आगे 1784 में आया आपको पिट्स इंडिया एक्ट। अब 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसकी क्या हुआ, तो इसी के तहत आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तोड़ दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तोड़ करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कर दिया गया। 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अंतर्गत दे दिया गया आपको सैन्य मामले, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत दे गया आपको व्यापारी मामले, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, यही दोनों अलग अलग तोड़ दिया गया था, ठीक है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुरुआत में 1773 में था, उसके अंतर्गत सारे मामले थे, उसको तोड़ करके यहाँ पे हल्का कर दिया गया। 1784 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स कर दिया, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स सैन्य मामले, कंट्रोल जो कंट्रोल करता है सैन्य मामले, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आपका व्यापार या कंपनी इन चीज़ों को देखती है। तो ये हो गया 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ गया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आ गया है, और फिर 1793 का चार्टर अधिनियम आया। चार्टर अधिनियम ये बताया 1793 का कि भाई जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उसको वेतन भारतीय जो भी है, भारत से जो भी आपको उगाही की जाती है, राजस्व वसूला जाता है, उसी से दिया जाएगा। तो 1793 के जो भी नियम थे उसमें से मुख्य रूप से नियम यही था। 1793 का जो अधिनियम था उसमें ये नियम था कि भाई आपको जितने भी भारतीय कर्मचारी हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनको वेतन आदि, चाहे वो कर्मचारी हो या फिर अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, उनको भारतीय से जो भी राजस्व आप उगाही करते हैं वही से आपको देना है। उसके बाद आपको आ जाता है 1818 का जो चार्टर अधिनियम है, काफ़ी महत्वपूर्ण, और इस अधिनियम से संबंधित प्रश्न 1717 के बिहार दरोगा मेंस में पूछा गया था। उसके बाद 2019 वाला में मतलब कि पीटी में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया, मतलब हर एक जगह पूछा गया, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये एक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो 1818 का जो चार्टर अधिनियम है वो अपने आप में कई मायनों में इंपॉर्टेंट रखता है। इस अधिनियम के तहत आपको पता है कि कंपनी का जो व्यापार का अधिकार है, एकाधिकार है, उसको छीन लिया गया। जी हाँ, उसके अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बताया गया, लेकिन एकाधिकार छीन लिया गया। उसको अब क्या किया गया कि आपको सिर्फ चीन के साथ चाय वाय का व्यापार करना है, बाकी इंडिया के साथ उसके अधिकार को बिल्कुल सीमित कर दिया गया, एकाधिकार को छीन लिया गया। लेकिन उसके अधिकार पत्र को अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया कि ठीक है भैया, आप अगले 20 साल तक व्यापार कर सकते हो, लेकिन विथ कंडीशंस, ठीक है। तो एक तरह से बोल सकते हो उसके पर को कतर दिया गया, कंपनी के जो पर थे व्यापार करने को उसको कतर दिया गया था। उसके बाद जो क्या था कि ब्रिटिश कंपनियों को, ब्रिटिश कंपनी के जो भी कर्मचारी थे, ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारी थे, उसको कुछ हद तक, ठीक है ना, भारतीय लोगों के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। आपको पता है कि 1773 वाला में क्या कर दिया गया था कि उपहार और व्यापार के लिए पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया था, ठीक है ना, ब्रिटिश नागरिकों को। लेकिन इसमें कुछ मतलब छूटों के साथ या कुछ प्रतिबंधों के साथ ब्रिटिश जो भी व्यापारी थे उसको भारतीय नागरिकों के साथ व्यापार करने पर थोड़ा सा आपको छूट दिया गया था। ये कहाँ पर हम बात कर रहे हैं, 1813 के अधिनियम में पहला था आपको कि अधिकार पत्र को सीमित किया, अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है ना, बढ़ा दिया गया। और क्या उसके व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया था। चीन के साथ चाय वगैरह का व्यापार करने की उसको परमिशन रही थी। दूसरा था उसके मतलब कि कर्मचारियों को, उसके नागरिकों को कुछ सीमाओं के साथ भारतीय लोगों के साथ व्यापार करने की छूट दी गई थी। दूसरा बात ये हो गया। तीसरा बात क्या हो गया कि आपको बताया गया कि जो ईसाई पादरी वगैरह हैं या ईसाई लोग हैं वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इंडिया आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी के तहत आपको मिशन या कमिश्नरी वगैरह जो थे, मिशनरी वगैरह, वो इंडिया में आए थे। तो ये भी उसके अधिनियम की एक प्रमुख विशेषताएं हो गई। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो 1813 के चार्टर अधिनियम को इंगित करती है, और अपने आप में ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो इसके लिए विशेषताएं इंपॉर्टेंट करती है। जो 1717 का जो मेंस हुआ था उसमें यही बताया गया था
लिख दिया गया कि 1813 के अधिनियम में के तहत कौन कौन सी बातें नहीं आती हैं। उसमें ये भी बता दिया गया था कि कंपनी के व्यापार एकाधिकार को छीन लिया गया था या व्यापार एकाधिकार को बढ़ा दिया गया था, अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, मतलब उसको MCQ में देकर किया गया था, तो उसको आपको देख लेना है। सब चीज़ जो आपको मैं बता रहा हूँ एक जर्नी है जो हमको पहुँचना है संविधान सभा तक। जब तक संविधान सभा तक पहुँचेंगे फिर हमारा भारतीय संविधान आएगा, प्रस्तावना आएगा, फिर उसके अंतर्गत हम लोगों को एक्ट और जो भी है अनुच्छेद अधिनियम ये सब हम लोग को देखना पड़ेगा, जो एक लंबा प्रोसेस है। तो ये 1818 तक आज के वीडियो में हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। इसको जानना है आपको खुद से भी पढ़ लेना है और इसके जो भी क्वेश्चंस है उसको कर लेना है। इसके क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, आप पहले डिटेल किसी बुक से पढ़िए, फिर इसके क्वेश्चंस को किसी अलग बुक से कीजिए जहाँ पर MCQ क्वेश्चंस हो। लूसेंट का भी MCQ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप घटना चक्र देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे कर दीजिए। अब उसके बाद जितने भी ये हैं आपके सामने दिख रहे होंगे, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट 1833 वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और 1861 का परिषद अधिनियम अब क्या होता है ना, यहाँ से धीरे धीरे झलक मिलनी शुरू हो जाती है कि अभी भारतीय संविधान में जो एग्जिस्टिंग है जितने भी नियम अधिनियम 1861 के बाद से जो भी चीज़ें बदलाव हुई ना, एक एक चीज़ों को वहाँ से अपनाया गया, उठाया गया। और अभी भी भारतीय संविधान, जैसे कि 1892 में आप जाइएगा तो चुनाव प्रणाली जो होता है निरपेक्ष चुनाव प्रणाली यानी कि इंटरेक्टिव चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। 1909 में आपको मॉन्टेमर्लो और 1919 में इसको और विस्तार दिया गया था मॉन्टेग्यू, और फिर 1935 का जिसमें से कि बोला जाता है कि अधिकांश अनुच्छेद को हूबहू उठा लिया गया था। तो ये भारतीय संविधान का इतिहास है। तो इस लोगों को हम 1833 तक आज रखते हैं। 1853, 1861, 1873, 1892, 1909, 1919 और 1935 को हम लोग अगले किसी क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग भारतीय संविधान सभा तक पहुँचेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इसको आज बस एक इंट्रोडक्टरी क्लास था, ये देखना था कि आप लोग इसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं और आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है। उसके बाद इसके आगे के दिशा और रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं। अभी आप लोग जाइएगा, इसके जो भी टॉपिक्स हैं उसको देख लीजिएगा खुद से, और आपका क्या सुझाव आ रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।